बजट आया और शेयर बाजार एकदम लाल हो गया, लहूलुहान हो गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन शेयर बाजार को शायद यह बजट रास नहीं आया। सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसी गिरावट आई कि निवेशकों के 9,78,000 करोड़ रुपए के आसपास पलक झपकते ही गायब हो गए, सफाचट हो गए। आखिर बजट में ऐसा क्या था जिससे बाजार डर गया, घबरा गया, इतनी बड़े पैमाने पर सेलिंग आ गई? आखिर क्यों बीईएल, एसबीआई, आईटीसी जैसे दिग्गजों के शेयर टूट गए? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट क्रैश का क्या रीजन है। इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। यह भयंकर गिरावट क्यों आई है और अब आने वाले दिनों में शेयर बाजार किन फैक्टर्स पर निर्भर रहेगा जिससे यह तय हो पाए कि भाई शेयर बाजार आगे जाएगा या नीचे रहेगा, या फिर एक जैसी मार्केट रहेगी जिसमें ना ज्यादा बढ़त और ना ही ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। पहले बजट को लेकर जो गिरावट आई है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ शिशिर चौरसिया, नवभारत टाइम्स डिजिटल के हमारे बिजनेस एडिटर जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत। लहूलुहान, एकदम तहस नहस, एकदम लाल ही लाल। क्या हुआ? ये निर्मला जी का बजट बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, बजट पसंद आना न आना ये अलग बात है, शेयर बाजार में गिरना अलग बात है। नहीं, पसंद नहीं आया तभी तो गिरा है ना। शेयर बाजार में अलग तरह के लोग होते हैं। भारत में 140 अरब मतलब 140 करोड़ लोग हैं। उसमें से अभी भी बहुत कम लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। माना जाता है कि शेयर बाजार में वो निवेश करते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था के प्रति जानकारी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो कंपनियों के बैलेंस शीट को पढ़ना जानते हैं और वो कंपनियों के कदम को भांप कर पैसे लगाते हैं। तो सोच रहे थे ये लोग कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज के बजट में कुछ तो ऐसा उपाय कर देंगी कि शेयर बाजार आगे भागे। तो जैसे आप कहते हैं ना कि आप सोच के कुछ और बैठे हैं और हो जाए कुछ और, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वही शेयर बाजार में आज निवेशकों की प्रतिक्रिया हुई। और यही वजह था कि बीएसई सेंसेक्स एक समय कारोबार के दौरान लगभग 3,000 अंक नीचे था। आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन कौन सा जवाब? अपेक्षाएं जो थी वो पूरी नहीं हुई इसलिए गिरा है, या फिर कुछ ऐसा झटका, ऐसा सदमा दे दिया जिसको लगा कि भाई ये मार्केट के लिए खराब है? दोनों बात है, अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हुई और सदमा भी लगा। क्या है? अब है कि अपेक्षा क्या पूरी नहीं हुई। पिछले एक साल मतलब साल 2025 को देखें तो विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों से रूठे हुए हैं। पिछले साल विदेशी निवेशकों ने 23 अरब डॉलर से ज्यादा के शेयर बेचे हैं भारतीय शेयर बाजारों में। 23 अरब डॉलर रुपए में कितना हो जाएगा मोटा मोटी? 1 रुपए का 92 रुपए है। तो 23 अरब डॉलर हमने इंटरनेशनली आंकड़े जुटा है, 23 अरब डॉलर का बेच दिया है भारतीय शेयर बाजार में। उसकी वजह यह है कि विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है अनुपस्थित हैं। हालांकि हम रोज के आंकड़े देखते हैं, विदेशी निवेशक जितने के शेयर बेचते हैं, घरेलू निवेशक मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई जिनको कहते हैं, म्यूचुअल फंड, वो खरीद लेते हैं। लेकिन उससे सेंटीमेंट नहीं बनता। सेंटीमेंट तो बनता है विदेशी निवेशकों से जी। जब डॉलर आता है तो खटाक से मार्केट चढ़ता है और डॉलर निकलता है तो फट से नीचे गिर जाता है। घरेलू निवेशकों जिसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, या घर का जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। तो मतलब बस यही बात है कि घर का जोगी जोगड़ा है, कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। दूसरे गांव का आया तो वो सिद्ध है भाई, सिद्ध बाबा है। तो विदेशी निवेशक एक दिन में कुछ ही डॉलर लाते हैं तो बाजार ऊपर चढ़ जाता है, और घरेलू निवेशक चाहे लाखों करोड़ डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो यही दिखा। ठीक है, सबसे ज्यादा असर कौन से सेक्टर पर दिखा है इसमें, या सारे सेक्टर धड़ाम है? नहीं, देखिए, गिरा तो सारा सेक्टर है। मैं कुछ ऐसी कंपनियों के नाम बताता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट। सेक्टर वाइज भी थोड़ा बताइएगा, कंपनीज का भी नाम बताइएगा। अब जैसे जी, मेटल सेक्टर की एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो तो भाग रही है पिछले दिनों से लगातार। भाई साहब, आज सबसे ज्यादा 12.8% हो गई मुनाफा वसूली। 12% गिरा है हिंदुस्तान कॉपर। सबसे ज्यादा वही है, नंबर 1 पे है ग्रुप ए में।
मैं ग्रुप ए के शेयर की बात कर रहा हूँ, बी सी नहीं, ना सिर्फ ग्रुप ए के शेयर की बात मैं कर रहा हूँ। हिंद कॉपर जो है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कॉपर आज टूटा है 12.80%। उसके बाद एमसीएक्स टूटा है, एमसीएक्स 11.60%। ये तो 292 रुपए गिर गया था, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी इसकी 2232 रुपए। जल्दी से थोड़ा सा। जी, इसके बाद आईआईएफएल था 10% टूटा है। डीसीबी बैंक, आईआईएफएल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, एमसीएक्स तो बाजार है जानते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके बाद जो है डीसीबी बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर है, ये 10% के करीब टूटा है। बीडीएल 10% टूटा है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो पटना वाले जो हैं अनिल अग्रवाल, उनकी कंपनी है, वो भी लगभग 10% टूटा है। उसके बाद वेशुवियस है, जीआरएससी है। अब ये तो शिशिर जी सब अब मुथूट फाइनेंस समझ है। जाएंगे। अब ये जो टूटा है, ये मेटल टूट रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बैंकिंग टूट रहा है, बैंकिंग टूट रहा है। हाँ। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट भाई, जब इतनी मार्केट गिर रही है तो कोई भी बचता नहीं है इसमें। आप एक ये बताना चाह रहे थे कि भाई एसटीटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो टैक्स लगता है, एसटीटी कौन सा ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, इसको बताइए। अब ये इसने कितना प्रभाव असर डाला है, और साथ ही साथ ये बताइए आगे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बाजार की चाल को तय करेंगे। पहले एसटीटी की बात देखिए, मेरी कुछ विश्लेषकों से बात हुई, तो विश्लेषकों का कहना था कि निवेशक बजट से कुछ अलग अलग तरह का सपना पाले हुए थे। वो चाह रहे थे कि कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो लगता है उसमें कुछ राहत मिलेगी। नहीं मिली। ठीक है। उनको उम्मीद थी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जो भारतीय बाजार से रूठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा पुचकारे, टैक्स की रिलीफ दे, उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप थमाए सरकार, चले गए अपना पैसा, ताकि वो भारतीय बाजार में एक बार फिर से आए। कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। तो दो सपना तो ध्वस्त हो गया। ठीक है, विदेशियों का भी और घरेलू। और तीसरा, फ्यूचर और ऑप्शन पे एसटीटी बढ़ा दिया। ठीक है। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटे जो है, 12 आने का ग्लास ही टूट गया भाई। तो अब क्या करे निवेशक, तो बेचना शुरू किया तो 9.5-10 लाख करोड़ लगभग स्वाहा हो। ये तो ज्यादातर जो बेचे होंगे वो तो इंट्राडे जो करते हैं उन लोगों ने बेचे होंगे। आम निवेशक अब ये जानना और समझना चाह रहा है इस बजट का आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ असर रहेगा। आगे आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन और सोने चांदी के भी गिरते हुए दाम, डॉलर की कीमत, कच्चे तेल के दाम, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसको लेकर हम नजर में रखें और मार्केट की दिशा का हमें अंदाजा लग सके। बजट में सरसरी तौर पर जो मैंने देखा तो उसमें है कि सरकार का जोर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, कैपेक्स पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें कि आपने खाया पिया हाथ धोया खत्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है कि जिसमें आप 10 रुपए लगाते हैं तो आप 20 रुपए के रिटर्न की उम्मीद करते हैं। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसे लगा रहे हैं, कैपिटल गुड्स में पैसे लगा रहे हैं, स्टील में, सीमेंट में, बैंकिंग में, रेल कॉरिडोर हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, डिफेंस स्पेंडिंग हो गया। तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस है, इसका अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन असर पड़ेगा। और मेरा ही नहीं, तमाम विश्लेषकों से जो मेरी बात पॉजिटिव असर पड़ेगा। उनका मानना है कि ये पॉजिटिव असर एक दिन में नहीं होता। दीर्घकालिक पॉजिटिव असर तो बोल दीजिए सर। जी, पॉजिटिव असर पड़ेगा। आप यहां से यदि एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं गुवाहाटी तक का, तो वो एक दिन में तो बनेगा नहीं, बनेगा वो 5 साल में। तो उसका असर भी 5 साल में दिखेगा। अभी ये आज घोषणा की और आज शेयर बाजार नहीं उछलेगा, लेकिन ये है कि इन्हीं सब चीजों से आस बंधती है। ठीक है। लगता है कि कई सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। कई कंपनियों के लिए सरकार ने उन विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे की बात की है जो भारत में
डाटा सेंटर बनाएंगे और भारत में डाटा सेंटर बना के ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रदान करेंगे। थोड़ा बताइए डाटा दैट सेंटर मीन्स कि मतलब। भारत में उनका डाटा सेंटर होगा और क्लाउड सर्विसेज दुनिया भर की कंपनियों को देंगे। तो भारत में जो डाटा सेंटर होगा उसको उसका पैसा तो मिलेगा। वो जब क्लाउड सर्विसेज दुनिया भर में देगी तो उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा डॉलर में, तो वो इंडियन इकोनॉमी में आएगा। तो आएंगे क्यों? उनको मतलब रियायतें राहत दी जा हाँ, रही है? उनको टैक्स में हॉलीडे मिला। अच्छा, सरकार ने कहा है कि हम तो एक ही 2047 हॉलीडे तक जानते हैं। अब ये टैक्स हॉलीडे क्या होता है ये बताइए आप। टैक्स हॉलीडे मतलब आपसे 2000 सरकार ने कहा है कि हम आपको 2047 तक टैक्स हॉलीडे देंगे। टैक्स हॉलीडे मतलब 2047 तक आप जितना कमाएंगे ना, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे टैक्स में। आएंगी फिर इसका मतलब विदेशी कंपनियां यहाँ पे डेटा सेंटर खोलने के लिए? निश्चित रूप से आएंगी। देखिए, रोजगार भी बढ़ेगा फिर तो यहाँ पे आप इससे। और ये आप भी हाँ, कहीं भी पैसे लगाते हैं तो क्यों पैसे रिटर्न लगाते हैं? आना चाहिए। बस। एक की जगह दो आना आप चाहिए। देखते हैं एक की जगह दो आए, हम्म और ये देखते हैं कि हम ऐसी जगह न लगाएं जब पैसा न डूब जाए। तो भारत तो ऐसी इकोनॉमी है नहीं जी कि यहाँ पैसा लगाए डूब गया। ठीक बात है। भारत तो ऐसी इकोनॉमी है नहीं, यहाँ तो वैसा कोई मतलब न तो अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व है, ना ही यहाँ ऐसा बात है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है या कंजम्पशन नहीं है। हमारे यहाँ सब चीज़ है। ये डेटा सेंटर और क्लाउड जी। सर्विसिंग देने का मतलब ये हुआ कि एआई और आईटी से जुड़े हुए सेक्टर में अच्छा आने वाली आईटी क्यों, आप देखिए ना, सरकार ने कहा कि सेमीकंडक्टर में एक हाँ। अच्छा चंक गया है इन्वेस्टमेंट का। हाँ बायोफार्मा इंडस्ट्रीज, हाँ क्लीन एनर्जी, हाँ एमएसएमई, हाँ लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन, हाँ है ना। अभी देश में जो है बाय रोड बहुत ज्यादा सामान इधर से उधर होता है, उसके बाद रेल है। हाँ सरकार ने कहा कि नहीं, हम वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, कुछ नए वाटर वेज हम बनाएंगे। हाँ तो वाटर ट्रांसपोर्ट में दुनिया में सबसे कम सामान की ढुलाई में सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में लगता है, रेल में उससे कम लगता है और वाटर में सबसे कम लगता है। तो सरकार ने कहा कि हम वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, जितने हमारे नेशनल वाटरवेज हैं उसमें और जोड़ेंगे। साथ ही सरकार ने कहा कि हम बनारस और पटना में वाटर ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले जहाज के मरम्मत का कारखाना खोलेंगे। तो ये सब चीजें, ये सब दीर्घकाल में फायदा देगी, शेयर बाजार को भी फायदा देगी। 25,000 से ऊपर सेंसेक्स अपने टॉप पर हाई पर चला गया था जी। आज की तारीख में बजट के दिन को मिलाकर पिछले एक हफ्ते का 10 दिन का लेखा जोखा देखें तो अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। अब जरा बता दीजिए आगे आने वाले 3 महीने 6 महीने में, बहुत ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो बेसब्र हैं, उनको ये लग रहा है कि भैया हाई पे उन्होंने खरीद लिया, तो वो कब तक बराबर आ पाएंगे। लंबी बात सही है, शेयर बाजार में आप 5-10 साल के निवेश करें वो लंबी बात सही, लेकिन ये जो हाई पर जाकर एक बड़ा गैप, मेरे ख्याल से आप इस पर रोशनी डालिएगा, 3-3.5 हजार तक सेंसेक्स गिर गया है अपने हाई पर जाने के बाद। क्या फिर से उस पॉइंट पर आगे आते हुए दिखाई दे रहा है? हम तो सीधे, जैसे हम कोई भी खबर लिखते हैं तो डिस्क्लेमर डालते हैं कि ये सब जो सिफारिश सुझाव राय जो है, नहीं हम किसी ये हमारा नहीं, तो बात कर ही नहीं। हाँ ठीक बात। ये विश्लेषक ब्रोकिंग कंपनियों के होते हैं। तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी अस्थिरता, मतलब ये जो अनस्टेबिलिटी है वो हाई है। ये हुई ना बात। बढ़े हुए एसटीटी के दर, एफपीआई का जो निवेश में कमजोरी एफपीआई का बना हुआ है वो, गिरता हुआ रुपया और जियोपॉलिटिक्स से आप सतर्क रुख अपनाइए। ईरान की जो टेंशन है उसको लेकर कच्चे तेल। जी बिल्कुल आपने सही समझा है कि ये सब दिक्कत होगी। हाँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें और शॉर्ट टर्म में अपने हाथ जलाने आप लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में सब भी आंख नाक कान खुले रखिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कहा और आप गए और झट से एक छोला शेयर खरीद लिए, ऐसा नहीं है। अपने आंख नाक कान खुले रखिए। सबसे पहली बात कि आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है तो शेयर बाजार में हाथ मत जलाइए। आप म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग निवेश की रणनीति बनाते हैं, निवेश का फैसला लेते हैं जी। आपको यदि कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आती है तभी शेयर बाजार में खुद कूदें। बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती, इकोनॉमी की दशा दिशा को समझना नहीं आता। जैसे मैं किसान का उदाहरण देता हूँ, किसान अपने खेत में जाता है, फसल की स्थिति देख के उसको पता चल जाता है कि ये फसल में किस तरह का होगा।
वो फसल में लहलहाती हुई फसल है या वो मुरझाती हुई फसल है, उससे देख के लग जाता है कि कौन से खाद की कमी है या कौन सा कीटनाशक देना है। भगोने में से एक चावल निकाल के बता दिया जाता है कि गृहिणी हाँ, बता दी जाती है कि बस। पक गया है कि नहीं पका तो है। हम गृहिणी की तो बात नहीं करेंगे, किसान की बात करेंगे। किसान बनिए, किसान जैसे खेती करता है ना, अपने खेत पर जाके पता चल जाता है उसको कि इस बार मेरा कैसा रहेगा। उसी तरह से किसान की तरह आप सोचिए, किसान की तरह समझिए, किसान की तरह मिट्टी पहचानिए, किसान की तरह फसल पहचानिए, किसान की तरह पत्ते से पहचान लीजिए कि इसमें क्या कमी है। उसी तरह बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए, कंपनी का शेयर ही नहीं देखिए बल्कि उसका वो पूरी स्थिति समझिए कि ये किस सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर में क्या है, कैसे है, क्या है इसका ग्रोथ है, तभी आप सीधे आए, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। मेरा तो यही मानना है। एक बात और बता दीजिए, ऐसा ना करें कि भाई चांदी अगर नीचे आ गई है, सोना नीचे आ गया है, तो शेयर का दाम या शेयर से अपना पैसा उठा लें, अपना उधार पैसा ले वैसे लें मैं आपको और फिर सारा का सारा मैं पैसा आपको एक बताऊं छोड़ कि दें। ये मतलब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें, ये भी थोड़ा बताइए। एक मेरी विश्लेषक से बात हुई, वो कह रहे थे कि जानते हैं सोना क्यों 2 दिन से गिरा हुआ है। हमने कहा नहीं पता। हाँ, तो बोले जब रशिया ने लैब ग्रोन डायमंड, जिसको अमेरिकन डायमंड कहते हैं, लैब ग्रोन डायमंड बनाया था तो हीरे के भाव गिर गए थे। खबर तो ये आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही चाइना ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है, लेकिन खबर ये आई है कि चाइना ने लैब में सोना बना लिया है। अब चाइना ने लैब में सोना बना लिया तो सोना गिरेगा। कल भी सोना गिरा था, आज भी गिर गया। सोना बनाया ना, चांदी तो नहीं बनाई। चांदी भी हो सकता है कि वो कुछ भी कर ले। वैसे चांदी और सोना ये जो गिरा है वो सटोरियों की वजह से गिरा है। अभी सीधी सी बात है कि अपना कुछ नहीं है, जो भी होता है विदेशों से होता है। विदेशों में सोना चढ़ गया, अपने यहाँ चढ़ गया। विदेशों में चांदी गिर गई, अपने यहाँ चांदी गिर गई। तो ये सब हवाई बातें हैं कि कोई लैब में बना लिया, ये सब बात नहीं है। आप भी इस हवाई की बातों में झांसे में मत आइए। स्थिति ये है कि विदेशी बाजार में जो होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो होता है, लंदन मेटल एक्सचेंज में जो भाव चलता है, उसके आधार पे अपने यहाँ MCX में भाव उठता गिरता है। तो विदेशी बाजार में यदि चढ़ रही है तो यहाँ भी चढ़ेगी, विदेशी बाजार में उतर रही है चांदी तो यहाँ भी उतरेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिशिर जी की बात पसंद आई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं पसंद आई हो तब तो जरूरी बताइएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश यही थी, मजाक की बात अलग है, हमारी कोशिश यही थी कि भाई शेयर बाजार में अचानक ये गिरावट क्यों आई। जैसा हम शिशिर जी ने कहा, हम किसी तरह से एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह से बजट पेश हुआ, उसको एनालाइज करके आप तक पहुंचाने की है। किसी विशेषज्ञ के सलाह पर ही आप अपने पैसे को निवेश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, शुक्रिया आपका।